हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और 5 सवाल और 10 मार्क्स की गेम आज करेंगे। 5 सवाल आईआर के। मेरा नाम है कुबेर सिंह और ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, दो स्टेटमेंट दी गई है। आप ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं। यहाँ पे एसईओ से रिगार्डिंग मैंने दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको लिखी हैं, पूछी हैं। दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस को देखें। Which one of the following is correct? करेक्ट पूछा गया है। फिर से यहां पे देखो, पॉज करो, फिर यहां पे देखो, पॉज करो, क्या सही लग रहा है। सही जवाब है कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 यानी कि एससीओ कहीं पे भी प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता, लेकिन एससीओ बात करता है कि कैसे हम आतंकवाद से लड़ सकते हैं, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ सकते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी की बात करता है। एक्सप्लिसिटली एससीओ कहीं पे भी अपने चार्टर पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करता है। चाइना, रशिया वैसे भी ह्यूमन राइट्स को इतना आपको पता है तवज्जो नहीं देते हैं, तो उससे ही हमको अंदाजा हो रहा है कि एससीओ में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात तो हो ही नहीं सकती है, जब कुछ ऐसे देश वहां पे इन्वॉल्व हैं जो कि डेमोक्रेसी को पसंद ही नहीं करते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है। एससीओ को क्रिटिसाइज करा गया है फॉर इट्स एम्फेसिस ऑन रीजनल सिक्योरिटी, लेकिन एससीओ ने डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है। तो देखो, वैसे दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में काफी कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, तो लाजमी सी बात है कि एक स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दूसरा इनकरेक्ट होगा। अब आपको यह पता लगाना है कि कौन सा करेक्ट था, कौन सा इनकरेक्ट था। ठीक है, सो यहां पे हम इस क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट्स अपने आप में कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ब्रिक्स से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ो। 3 स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट में एनडीबी का जिक्र है, दूसरे में कंटिंजेंट रिजर्व अग्रीमेंट का अरेंजमेंट का जिक्र है, और तीसरे में एक और लाइन लिखी गई है, स्टेटमेंट लिखी गई है ब्रिक्स से रिलेटेड। पॉज करो, पॉज करो। देन उसके बाद यहां पे देखो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या सही लग रहा है। अब इसमें क्या सही आंसर है? जो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 है, जो स्टेटमेंट 1 और 2 है वो गलत है, स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 1 जो है, एनडीबी एक्सटेंड्स लोन्स ओनली। देखो, ये ओनली जैसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इस पे थोड़ा ध्यान से गौर करके पढ़ा करो, बिकॉज ये 10 में से 8 बारी ऐसी स्टेटमेंट गलत होती है। नहीं जी, एनडीबी सिर्फ ब्रिक्स मेंबर नेशंस तक सीमित नहीं है। जो लोन्स एनडीबी देता है केवल ब्रिक्स मेंबर नेशंस को नहीं देता है, लेकिन नॉन ब्रिक्स मेंबर नेशंस को भी देता है। लेकिन जब आइडिया नॉन डेवलपमेंट बैंक का रखा गया था, तब ये ही सोचा गया था कि केवल ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को ही लोन्स दिए जाएंगे, लेकिन नॉन ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को लोन दिए जाते हैं। देन सीआरए की बात हो रही है। जो सीआरए है ये यस इंडिपेंडेंट ऑफ आईएमएफ ऑपरेट करता है। सीआरए में क्या है, जो पैसा वहां पे उस फंड में रखा गया है वो पैसा मदद करता है केवल ब्रिक्स देशों को, केवल ब्रिक्स देशों को, यदि उनके फॉरेक्स रिजर्व्स कम होते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है या कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड होते हैं। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यस, ब्रिक्स का एक फॉर्मल मैकेनिज्म है जहां पे प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द इंग्लिश में रोटेट होती है। अब आपने बताना है मुझे कमेंट में, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2024 में किसके पास थी और अगले साल किसके पास होगी। ठीक है, यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने एनडीबी के बारे में मेंशन करा हुआ है। एनडीबी यानी कि 5 देशों ने, ब्रिक्स देशों ने $10-10 बिलियन ईच कंट्रीब्यूट करे थे, जो इनिशियल कैपिटल था इसका एनडीबी का। एंड देन ऑफ कोर्स बाद में हमने देखा कि एनडीबी में इजिप्ट, उरुग्वे प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स थे, बांग्लादेश और यूएई भी इसमें आए। ऑलराइट, सो अब यहां पे और जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, वैल्यू एडिशन के तौर पे है। एंड देन सीआरए के बारे यहां पे मैंने वैल्यू एडिशन के तौर पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि सीआरए का कंसेप्ट कैसे डिजाइन किया गया था, कैसे ओवर द इयर्स वो इवॉल्व हुआ है। ये बात याद रहे, सीआरए will be addressing any kind of balance of payment crisis or short term balance of payment pressures only for the BRICS countries, not for the non-BRICS countries. Okay, third question बात करता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे। 3 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, 3 स्टेटमेंट्स आपके पास हैं, ध्यान से तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़िए। पॉज करो इस वक्त यहां पे वीडियो को, देन यहां पे देखो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो, देन अगेन यहां पे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पॉज करो। सही आंसर क्या है? सही आंसर है अगेन सी, यानी कि ऑप्शन 3 ओनली। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था तो 1 और 2 इनकरेक्ट है। आओ इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। बाइंडिंग रेजोल्यूशंस
अडॉप्ट किए जा कैन ओनली बी अडॉप्टेड अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था कि यूएनएससी कैन अडॉप्ट बाइंडिंग रेजोल्यूशंस अंडर चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, ओनली अंडर द चैप्टर 7 ऑफ द यूएन चार्टर, जो कि डील करता है विद एक्शंस रिलेटेड टू थ्रेट्स टू पीस, ब्रीचेस ऑफ पीस और एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। चैप्टर 6 फोकस करता है ऑन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड डज नॉट कन्फर बाइंडिंग अथॉरिटी। चैप्टर 6 कोई बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, चैप्टर 7 बाइंडिंग अथॉरिटी रखता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा था? स्टेटमेंट 2 कह रहा था कि पांचों के पांचों जो यूएनएससी परमानेंट मेंबर्स हैं उनको यूनानिमसली यानी कि पांचों को एक साथ अग्री करना पड़ेगा यदि किसी भी रेजोल्यूशन को पास करना है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रेजोल्यूशन इन द यूएनएससी रिक्वायर करता है 9 वोट्स, 9 votes in favor of no veto 9 votes in favor and no veto from any of the P5 of UNSC. Unanimous agreement by all permanent members जरूरी नहीं है as long as they are abstaining and as long they are not exercising their veto. स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं यूएनएससी के, तो आपको याद होगा भारत भी नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी इलेक्ट किया गया था 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, 2 साल के पीरियड के लिए। और नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी इलेक्ट किए जाते हैं बाय द यूएनजीए वाया अ 2/3 मेजॉरिटी। अगला क्वेश्चन, तो देखो ये ऑर्गेनाइजेशनल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपकी रिवीजन हो रही है प्रीलिम्स में। ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस एक्सरसाइजेस, प्लेसेस इन न्यूज, ये काफी इंटेग्रल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आईआर के। तो आज के 5 सवाल रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। अगली बार आप 5 सवाल आईआर के कौन से टॉपिक में चाहेंगे वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, पार्टिसिपेट कीजिए एंड देन ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन द मेजॉरिटी मैं उस अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस बनाऊंगा। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं। अगेन आपको बताना है इसमें से कौन सी करेक्ट है। ओके, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, यहां पे 3 ऑप्शंस हैं। पॉज करो, पॉज करके देखो क्या सही लग रहा है। इसमें ऑप्शन बी सही है, 2 और 3 सही है। ऑप्शन 1 गलत क्यों है? बिकॉज IAEA इंडिपेंडेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर यूएन नहीं है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में जरूर है, लेकिन ये अंडर यूएन नहीं है। ये बात सही है कि IAEA का जो सेफगार्ड सिस्टम है वो वेरीफाई करता है कि न्यूक्लियर मटेरियल को सिविलियन पर्पसेस के लिए, कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है। बिकॉज एज यू नो कि न्यूक्लियर जो मटेरियल है, न्यूक्लियर एनर्जी को डुअल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है, पीसफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो देयरफॉर IAEA इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान अमेरिका JCPOA डील, IAEA काफी न्यूज में रहा है। तो इस करके आपको पता हो IAEA हमेशा हर साल न्यूज में रहता है। इसके सेफगार्ड सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं। तो पता है क्या, जैसे आपके साथ मैंने ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस करी हैं, अब अगर आप समझदार बच्चे हो तो क्या करोगे, एक एक ऑर्गेनाइजेशन की जाके वेबसाइट खोलोगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, स्किम करो कि इनकी वेबसाइट पे क्या क्या दिया गया है, और खास करके किसी वेबसाइट का अबाउट अस या ओरिजिन या हिस्ट्री को जरूर जाके पढ़ो। ऐसे तो वेबसाइट को पढ़ते रहोगे पूरा दिन तो बहुत अननेसेसरी चीजें आप कम अक्रॉस करोगे जो कि आपके मतलब की नहीं है। लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट, उनका सिंबल, उनका फ्लैग, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यस, इंडिया मेंबर है IAEA का, लेकिन ये बात सही है इंडिया ने NPT साइन नहीं करा है। NPT इंडिया के अलावा और कौन से देशों ने साइन नहीं करा है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। लास्ट क्वेश्चन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, पॉज करके पढ़ो। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आपको अगेन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, करेक्ट आंसर निकालना है, क्या सही है। ओके, देखिए इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि FAO हैज द अथॉरिटी टू एनफोर्स कंप्लायंस विद इंटरनेशनल एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड्स सेट बाय इट्स कमिटीज एंड कमीशंस। नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो कंप्लायंस को इन्फोर्स कर सके। जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, 1 और 2। तो ये करेक्ट है। कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ये बनाई गई थी 1974 में और इसको रिफॉर्म करा गया था 2009 में। ये सर्वश्रेष्ठ ऐसी कमेटी है जिसमें इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल एक बहुत सर्वश्रेष्ठ कमेटी जहां जो कि एक इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है, जिसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे आके काम करते हैं कि कैसे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन के इश्यूज को थोड़ा सीरियस किया जा सके और हाईलाइट किया जा सके। देन अब देखिए, फूड और एग्रीकल्चर का ट्रेड तो हजारों सालों से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कोड्स और स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि क्वालिटी चेक रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ
द ट्रेड हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड हैपनिंग। तो वो कोड और स्टैंडर्ड जो सेट किए जाते हैं वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के द्वारा किए जाते हैं। इसको फूड कोड कहते हैं, जो कि है कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस एंड कोड्स अडॉप्टेड बाय द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। तो ये कमीशन को हम कहते हैं द CAC। ये सेंट्रल पार्ट है ऑफ द जॉइंट FAO WHO बेस्ड फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, और इसको एस्टैब्लिश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO ने किया था ताकि कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके और फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। और स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, बिकॉज FAO के पास कोई ऐसी पावर नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट। FAO का काम बहुत फैसिलिटेटिव है, एडवाइजरी है, वो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स डेवलप करता है जो कि मेंबर कंट्रीज को इंकरेज करने के लिए कहे जाते हैं अडॉप्ट करने को, लेकिन FAO कंपेल नहीं कर सकता है कंप्लायंस को। तो ये 5 सवाल थे। क्या आपका स्कोर रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और स्लीपी क्लासेस के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। दोस्तों बहुत सारे डिस्काउंट्स अभी ऑलरेडी चल रहे थे, तो अगर आपने मिस कर दिया है क्रैश कोर्स में या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना, तो नो वरीज, वो कभी ना कभी आगे हम फिर लेके आ जाएंगे। लेकिन डू कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर टू इंक्वायर अबाउट द कोर्सेज। आई विल सी यू वेरी सून। हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू।